हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है और इन वैकेंसियों का आना दोस्तों फिक्स है, तय है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कुर्सी है ना दोस्तों, उसका एक्सपायरी डेट भी तो आ गया है। वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए, एक्सपायरी डेट को बढ़ाने के लिए दोस्तों वो आपके फेवर में काम करेगी और आपका जो डिमांड है वो यही है कि एएलपी और टेक्नीशियन को लेकर के कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन उस वैकेंसी के लिए क्या आप तैयार हैं, उसी के उद्देश्य से ये क्लास दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं। ये क्लास है आरआरबी एएलपी का दोस्तों, जो 22 जनवरी 2019 में हुआ था, उसी पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन लाइन क्या है दोस्तों कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, वो आसमां भी आएगा जमी पर, बस दोस्तों झुकाने वाला ऐसा सिकंदर चाहिए। वो सिकंदर आप ही दोस्तों जो आसमां को झुका सकते हैं, जो दोस्तों कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। देखिएगा इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस के नाम से है, उस चैनल में आप जरूर ज्वाइन होइएगा और जितने भी दोस्तों क्लास होते हैं उन सभी का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, है ना। साथ ही दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हम अभी आपके लिए एएलपी हो या फिर दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन हो या फिर यूपीपीसीएल हो, जितनी भी वैकेंसियां आने वाली है दोस्तों उन सभी के लिए क्लास हम दे रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है और इस क्लास को पूरे शिद्दत से देखना दोस्तों। इसमें मोटर से भी संबंधित क्वेश्चन है, वायरिंग से भी संबंधित क्वेश्चन है, टूल से भी संबंधित क्वेश्चन है, रिले से भी है, सर्किट ब्रेकर से भी है। सभी क्वेश्चनों को मैं बड़े ही आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने वाला हूं। पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी डीसी मोटर में किस प्रारंभक बिंदु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। 4.2.3 पॉइंट या ऑटो परिणामित ट्रांसफॉर्मर है ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है दोस्तों, इसी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। फिर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है तो लिखिएगा दोस्तों, इसका जो प्रयोग है ना वो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में, किसको दोस्तों, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कितने एचपी से कितने एचपी के लिए दोस्तों, ये 20 से लेकर के दोस्तों 800 एचपी तक के मोटर को ये क्या कर सकती है, सेल्फ स्टार्ट कर सकती है। एक ऐसा इंडक्शन मोटर जिसका स्टेटर वाइंडिंग दोस्तों स्टार में कनेक्ट है, स्टार वाइंडिंग को हमने सप्लाई दे रखा है, तो उस प्रकार से अगर मोटर है तो भी ये स्टार्टर उसको ऑन करेगी, या फिर दोस्तों डेल्टा में कनेक्ट है वो तो भी उसको ऑन करेगी, है ना। 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज आप कहां पर कर लेते हैं तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आप कहां पर करते हैं, नोट करिएगा। जो डीसी की दोस्तों संट मोटर होती है ना, संट तथा कंपाउंड मोटर, इन मोटर को दोस्तों ऑन ऑफ करने के लिए आप क्या करते हैं, सेफ्टी से ऑन ऑफ करने के लिए दोस्तों इसका यूज कर लेते हैं। एक बात और लिखेगा कि इसमें एक दोस्तों कमी है कि हाई स्पीड से शंट मोटर को आप नहीं चला सकते हैं, ये तुरंत ट्रिप करा देती है। इसीलिए दोस्तों इसमें एक सुधार किया गया है ना, प्यूरिफाई करके दोस्तों बनाया गया है 4 पॉइंट स्टार्टर को। ये क्या करता है, ये मोटर को दोस्तों हाई स्पीड से चलाने में कैपेबल है। ये क्या कर सकती है, मोटर को दोस्तों हाई स्पीड से चला सकती है 4 पॉइंट स्टार्टर। बाकी इसका भी वही काम है जो शंट और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करती है 3 पॉइंट स्टार्टर के जैसे ही ये भी काम करती है। और जो 2 पॉइंट स्टार्टर है दोस्तों, इसका प्रयोग आप सीरीज मोटर, एक पॉइंट लिखेगा कि आपको दोस्तों अगर ये पूछा जाए ना कि सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाएगा, तब दोस्तों लिखेगा डीसी सीरीज मोटर को हम स्टार्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर से। एक और स्टार्टर आता है दोस्तों जिसको कहा जाता है ड्रम प्रकार का स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर, ड्रम प्रकार का स्टार्टर। ये ड्रम प्रकार की जो स्टार्टर है ना, ये भी दोस्तों यही काम करती है, 2 पॉइंट स्टार्टर के जैसे भी ये भी काम करती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बस शिद्दत से इस सेशन को सुनते रहना दोस्तों और नोटबुक के साथ बैठिएगा। जो कलम है ना दोस्तों, कलम से क्रांति आप कर रहे हैं, अगर आपके साथ में कलम नहीं है दोस्तों तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा इस क्लास को देखने का। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि किसी जाल में विभव, है ना, सुनिएगा, किसी जाल में विभव का आवेश से सुरक्षा प्रदान कर देती है, यानी सुरक्षा प्रदान देती है, वो कौन सा दोस्तों रिले है, वो आपकी कहलाएगी ना, वो थर्मल ओवरलोड रिले कहलाएगी। सुनना, इस थर्मल ओवरलोड रिले से क्या क्या आपको सेफ्टी प्रोवाइड होता है, तो 2 कंडीशन में दोस्तों। पहला तो ओवरलोड की कंडीशन में, किसमें, ओवरलोड की स्थिति में, और जो दूसरा है दोस्तों ये फेज फेल्योर की स्थिति में।
किस स्थिति में? फेज फेल्योर की स्थिति में। यानी कि दो कंडीशन में ये मोटर को क्या करती है दोस्तों, सर्किट को ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। ओवरलोडिंग से कैसे दोस्तों मोटर आपकी जलती है, सुनना। मान लीजिए कि कोई मोटर है दोस्तों, उसके सॉफ्ट पर ना आपको 50 केजी का बल डालना है, तो 50 केजी का जब बल डाल देते हैं ना, वही दोस्तों इसका रेटेड क्या होता है, रेटेड जितना टॉर्क उत्पन्न हो रहा है वो टॉर्क 50 केजी के बल को घुमा सकता है। अगर आपने इसमें दोस्तों 10 केजी यानी कि 60 केजी का आपने लोड डाल दिया, 10 केजी अधिक, तो अब 10 केजी ना वो ओवरलोड हो गया। मोटर कभी भी नहीं कहेगी कि मैं ओवरलोड हो चुका हूं, मैं इस टॉर्क को नहीं मैं इस लोड को नहीं घुमा सकता। वो कहेगा बेसिकली घुमाऊंगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, वो टॉर्क इसको अगर आप दे देंगे तो ये इस लोड को भी घुमा देगी। तो टॉर्क कहां से मिलती है? ये दोस्तों मिलती है सप्लाई करंट से। कहां से मिलेगी? ये सप्लाई करंट से ये टॉर्क मिलती है। तो सप्लाई करंट से सप्लाई करंट की डिमांड करेगा कौन? मोटर, ताकि उत्पन्न कर सके टॉर्क और 60 केजी वजन को भी घुमा सके। अगर सप्लाई से सप्लाई करंट दोस्तों आ गया मोटर के वाइंडिंग, तो वो सप्लाई करंट जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो मोटर को जला देगा। जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आएगी, ये दोस्तों इस रिले का ना जो रिले है दोस्तों, ये तुरंत उस करंट को सेंस करेगी और ओवरलोडिंग से बचा देगी। यानी सर्किट ब्रेकर को एक कमांड भेजेगी और ब्रेकर सर्किट को तोड़ देगी या फिर स्टार्टर मोटर को ऑफ करा देगी। सुनना, ओवरलोड यानी कि फेज फेल्योर कैसे होता है? जैसे कि आपने सुना होगा ना सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग में क्या होता है कि 3 फेज की मान लीजिए मोटर है, एक फेज अगर हट गया, एक फेज दोस्तों अगर मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो गया, 2 फेज में मोटर चलेगी तो उस कंडीशन में जल सकती है। तो उस कंडीशन में भी दोस्तों ये करंट को सेंस करेगी और कमांड भेजेगी सर्किट ब्रेकर तक, और मोटर आपकी यानी कि मोटर या फिर सर्किट हो, वो उसको ब्रेक करा देगी सर्किट ब्रेकर, है ना। इसके बाद देखिए सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है। ये सर्किट ब्रेकर दोस्तों सर्किट को ऑन ऑफ कराती है। ये दोस्तों ये सर्किट को तोड़ती तो ऑटोमेटिक है, लेकिन सर्किट को दोस्तों जब जोड़ना होना था हम इसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। इतना दोस्तों आजकल सर्किट ब्रेकर में फंक्शंस आ गए हैं। लाइटिंग अरेस्टर किसका काम करता है? एक प्रकार से देखा जाए ना दोस्तों अर्थिंग की दृष्टि से तो बिल्कुल सही प्रकार से आप देख रहे हैं, ये अर्थिंग के रूप में काम करता है। यानी कि सर्ज वोल्टेज, यानी कि जो ऊपर से दोस्तों जो बिजली गाज वगैरह गिरता है ना, उससे ये सुरक्षा प्रदान करता है। जो बिजली गिरती है दोस्तों उसमें कितना करंट होता है? तो 10 करोड़ एम्पियर का करंट होता है। इतना हाई एम्पियर का करंट आपकी दोस्तों सर्किट को नष्ट करा सकती है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर की। किसी वैद्युतिक गाड़ियों में, सुनना दोस्तों, किसी वैद्युतिक जो गाड़ियां होती हैं दोस्तों, यानी कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं, उसमें जो आपकी स्पीडोमीटर होती है उसकी चाल को दोस्तों बताती है, जबकि मोटर की चाल को बताने वाली वो उपकरण कौन है, ये आपको क्या करना है? बताना है। वो उपकरण आपका ना टैकोमीटर है दोस्तों। क्या है? टैकोमीटर। कुल मिलाकर के ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों ये डिजिटल टाइप का होता है, और दूसरा जो होता है ना ये दोस्तों एनालॉग प्रकार का होता है। एनालॉग, है ना। तो हम एनालॉग की बात करते हैं। जैसे कि जो मोटर होती है ना, मोटर के पीछे शाफ्ट निकली होती है, अरे यार वहीं जहां पंखुड़ी लगी होती है मोटर की, तो जो घूमती है ना वो हमें दिखाई देता है। एनालॉग प्रकार के टैकोमीटर में एक दोस्तों सुई सा निकला होता है, टॉप एक सुई जैसे निकला हुआ होता है नॉब। उस नॉब को सॉफ्ट पर, मोटर के सॉफ्ट पर अगर टच कराएंगे तो वो सॉफ्ट 1 मिनट में कितना राउंड मार रही है तुरंत दोस्तों बता देगी। तो यही टैकोमीटर है। ये मोटर की दोस्तों, मोटर की स्पीड मापती है। किसकी स्पीड मापती है? मोटर के सॉफ्ट की स्पीड मापती है। ध्यान से सुनना, सॉफ्ट की स्पीड को मापती है ना। ये मोटर के सिंक्रोनस स्पीड को ये नहीं माप सकती। एनेमोमीटर क्या मापती है? ये दोस्तों हवा की स्पीड को मापती है। यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी में हवा चल रही है ना, कितने स्पीड से चल रही है, अगर आपको पता करना है तो आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं, है ना। और एक बात देखिए, जो हवा है ना दोस्तों, कभी कभी आंधी तूफान आता है तो हवा कितना स्पीड से बहती है ना। तो कैसे मापा जा सकता है? एनीमोमीटर। ओडोमीटर क्या मापती है दोस्तों? ओडोमीटर से ना आप दोस्तों वाहनों की गति माप सकते हैं। किसकी गति माप सकते हैं आप? वाहनों की गति माप सकते हैं। वाहनों की गति किस में मापती है? ये दोस्तों ये किलोमीटर में मापती है। किस में मापेगी? ये किलोमीटर में मापेगी। सुनिएगा, जो ओडोमीटर होता है ना दोस्तों, ये ओडोमीटर अगर आपकी जो बाइक है वो दोस्तों थोड़ी सस्ती वाली है या फिर थोड़ी दोस्तों ओल्ड वर्जन की है, तो उसमें ना एनालॉग प्रकार का ओडोमीटर लगा होगा। और वहीं पर अगर आपकी गाड़ी थोड़ी नई वर्जन की है या फिर महंगी है तो उसमें डिजिटल ओडोमीटर लगा होगा। ये ओडोमीटर बेसिकली करता क्या है कि आप जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, कितना किलोमीटर आपने चलाया उसको ये बताता है किलोमीटर में। अब देखना, जो दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये
टोटल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल तो दोस्तों डिजिटल एक ही प्रकार का होगा, लेकिन एनालॉग दो प्रकार के होते हैं। अब एनालॉग में जो दो प्रकार है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाला भी तीन प्रकार का होता है, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और एक होता है इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग प्रकार का ये आपका ओडोमीटर कहलाता है। इंटीग्रेटिंग टाइप्स में आता है ये आपका ओडोमीटर, यानी कि कितना अंदर से क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया था। बोलोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो इससे दोस्तों आप इससे ये लिखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण, इससे क्या मापते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन मापते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या मापते हैं आप, इससे रेडिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी तकनीक द्वारा पृथ्वी के प्रतिरोध को निम्न नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों कोई नया क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, मुझे पता है ना, कि आपको पृथ्वी का दोस्तों आपको रेजिस्टेंस करना है। ये कोई नई बात नहीं है कि कैसे करना है, ये आपको पता भी होगा। आप लकड़ी से कर सकते हैं, आप नमक से कर सकते हैं, चारकोल और कोयला, नमक, पानी, इन सभी का मिश्रण बना के कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। अर्थ प्लेट की आकार बढ़ाकर आप रेजिस्टेंस कैसे कम करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों कि R समानुपाती ρ इंटू L बटा A होता है। ये जो A है ना, यही तो है दोस्तों आकार को बढ़ा रहा है। अगर A बढ़ जाएगी तो आपका R क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगी। तो यही पूछा जा रहा है कि कैसे नहीं किया जा सकता, तो इसके द्वारा किया जा सकता है ना, ये बिल्कुल सही है। अर्थ गड्ढे की साइज बढ़ाकर, गड्ढे की अगर गहराई आप बढ़ा देंगे ना तो नमी आपको मिल जाएगा और नमी प्रतिरोध को डाउन कर देती है। अर्थ प्लेट की आकार को दोस्तों क्या करना है, अगर आपको घटा देना है, अगर आप इसको घटा देंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अर्थ प्लेट की दोस्तों अगर आप आकार यानी कि उसकी साइज को कम कर देते हैं ना तो प्रतिरोध, और प्रतिरोध दोस्तों अगर अधिक हुआ तो लीकेज करंट जो है वो कम नहीं हो पाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुनना दोस्तों। एएलपी और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वालों का दोस्तों ये पेपर है और बड़े ही मजेदार तरीके से इसको मैंने डिजाइन किया है। हर फील्ड के क्वेश्चन को दोस्तों इसमें मैंने शामिल किया है एक एक, बस आप देखते रहना। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन कि कम विभव रेटिंग वाले जो द्वीप है दोस्तों इसको अक्सर कहाँ महत्वता दिया जाता है, इसको अक्सर कहाँ पर महत्वता दिया जाता है ना। तो ऑटोमोबाइल वाहनों की लाइटिंग व्यवस्था में इसको क्या करते हैं, महत्वता देते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। लघु पारेषित लाइनों में सुनना, जो लघु पारेषित लाइनों में दोस्तों जो फेज संबंधी जो एरर्स आते हैं, त्रुटियां आते हैं, इससे बचने के लिए आप किस रिले को चुनते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आईडीएमटी रिले, इंपीडेंस रिले, रिएक्टिव रिले या तत्कालिक रिले, कौन सी रिले है। बहुत सारी रिलेज है जो आपके सामने खड़ी है दोस्तों, लेकिन आंसर तो वही होगा जो दोस्तों खुदाए मंजूरे होगा, है ना। रिएक्टिव रिले क्या है, इसका सही आंसर है ना। इसका प्रयोग आप कहां पर करते हैं, तो यहीं पर दोस्तों इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, पारेषित लाइनों में, लघु पारेषित लाइनों में। जो इंपीडेंस रिले है इसका प्रयोग दोस्तों कहां पर करते हैं, तो जो आपका मध्यम पारेषित लाइन होती है, कौन सी लाइन, मध्यम पारेषित लाइन होती है ना, वहीं पर आप करते हैं इंपीडेंस रिले का इस्तेमाल। फिर है आपका तात्कालिक रिले, ये बहुत ही दोस्तों संवेदनशील रिले है। कौन सी, ये बहुत ही संवेदनशील क्या होती है, ये रिले होती हैं, बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाती हैं। ये करंट को सेंस इतना फास्ट करती है दोस्तों कि तुरंत कमांड भेजती है सर्किट ब्रेकर तक। और आईडीएमटी रिले क्या है, सुनना, आईडीएमटी रिले दोस्तों इसको हमेशा सीटी के साथ यूज किया जाता है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, और वो भी ऐसा सीटी जिसका दोस्तों सीटीआर कितना हो, जिसका सीटीआर हो दोस्तों 500/1, यानी कि कोई सीटी है 500/3, तो वहां पर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसका सीटीआर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर रेशियो जो 500/1 वाला आपका सीटी है, वहीं पर आईडीएमटी रिले का प्रयोग करेंगे। यह भी बड़ा संवेदनशील है, बड़ा फास्ट ऑपरेशन इसका भी है, तुरंत करंट को सेंस करती है और फास्ट ऑपरेशन करती है। आईडीएमटी का पूरा नाम लिखेगा इनवर्स, नोट करिएगा दोस्तों, इनवर्स डिफाइंड, है ना, इनवर्स डिफाइंड मिनिमम टाइम, इनवर्स डिफाइंड मिनिमम टाइम इसका क्या है, पूरा नाम है ना। ये दोस्तों पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो आईडीएमटी रिले का पूरा नाम लिखा रहा हूं ना मैं, ये पूछा जा चुका है। पिछले यूपीपीएसएल का भी आप पेपर उठा करके देख लीजिए, एमपी का भी कोई पेपर उठा के देख लीजिए, किसी न किसी पेपर में आपको जरूर मिलेगा। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बस दोस्तों इस क्लास को ना शेयर करते रहना। मुझे पता है दोस्तों कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद मैं आपके सामने दोस्तों कंटेंट लेकर आता हूं, और कंटेंट
कंटेंट का ना दोस्तों कोई कमी नहीं रहता है मेरे क्लास में, बिल्कुल कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। चाहे कोई भी क्लास हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो दोस्तों, कमी तो किसी भी चीज में नहीं हो सकती। इसकी जो गारंटी है ना दोस्तों, वो मेरे पर आप छोड़ दीजिए, है ना। अगर कोई कमी आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स दोस्तों, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, बस आप दोस्तों उसमें कमेंट करिएगा कि कमी कहां रह गया है ना। उस कमी को दोस्तों सुधारना ये हमारी ही काम है। निम्नलिखित में से नीचे दी गई किस मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग सबसे तुच्छ होती है? देखना, जो दोस्तों आपका ईएलपी और टेक्नीशियन वाले हैं ना, ये करेक्ट आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर ये नहीं दिए, गलत आंसर दिए हैं। इसका जो सही आंसर होगा ना वो दोस्तों संट मोटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? संट मोटर, क्योंकि इसकी स्पीड जो कंट्रोलिंग है दोस्तों संट कंट्रोलिंग, इसका स्पीड दो प्रकार से कंट्रोल करते हैं, संट कंट्रोलिंग और जो दूसरा है ये है दोस्तों आपका आर्मेचर कंट्रोलिंग, है ना। संट कंट्रोलिंग और आर्मेचर कंट्रोलिंग, ये संट और आर्मेचर सिस्टम से जो मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल करते हैं ना, तो ये बड़ी सस्ती स्पीड कंट्रोल है। कौन सी है? ये बहुत ही सस्ती स्पीड कंट्रोल है। और इसमें एक और खास बात है कि इसमें दोस्तों पावर लॉस बहुत कम होती है। तो बताइए, जिसमें पावर लॉस बहुत कम होगी वही ना दोस्तों सबसे तुच्छ यानी कि सबसे अच्छी होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? और क्या हो गया आंसर? उन्होंने एक आंसर सही माना था, सीरीज मोटर। माना कि दोस्तों सीरीज मोटर में 5 प्रकार से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नोट करना कौन कौन सा है। पहला है दोस्तों आर्मेचर डाइवर्टर विधि, नोट करिएगा दोस्तों, कौन है पहला? आर्मेचर डाइवर्टर विधि, है ना, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। और जो दूसरा है वो है दोस्तों फील्ड डाइवर्टर विधि। वो कौन सा है? फील्ड डाइवर्टर। फिर है आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि। कौन सा? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि। इसके बाद है दोस्तों फील्ड कंट्रोल विधि, यानी कि फील्ड टैपिंग कंट्रोल विधि, है ना। टोटल 5 प्रकार से इस मोटर के स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है आपका सीरीज समांतर, कौन सा है? सीरीज समांतर कंट्रोल विधि। तो टोटल हो गया ना दोस्तों, टोटल कितना हो गया? टोटल 5 प्रकार के हो गए, है ना। टोटल कितने हो गए? टोटल दोस्तों 5 प्रकार के हो गए। देख लीजिए, सीरीज, आर्मेचर, फील्ड, है ना। टोटल 5 हो गए। और ये क्या है? ये डीसी सीरीज मोटर है। ये डीसी सीरीज मोटर की क्या है दोस्तों? स्पीड कंट्रोल है ना। डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल है। वहीं पर देखिए संचयी और विभेदी, ये दोनों किसके हैं? ये कंपाउंड मोटर के प्रकार हैं, जैसा कि आपको पता है। और कंपाउंड मोटर में दोस्तों क्या होता है कि हम फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। किसको? फ्लक्स कंट्रोल करते हैं ना, फ्लक्स कंट्रोल। और इसके बाद दोस्तों आपका आर्मेचर प्रतिरोध, है ना। फ्लक्स कंट्रोल और आर्मेचर प्रतिरोध विधि का प्रयोग करके हम क्या कर लेते हैं? हम दोस्तों इन दोनों मोटरों की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन की ओर मैं ले चलता हूं और इस क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा रूबरू कराता हूं दोस्तों। देखना कि जो दूसरी वाइंडिंग है ना दोस्तों, सुनना, जो दूसरी वाइंडिंग हो को हमेशा बंद रखना चाहिए, दूसरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखना चाहिए। ये बात कहाँ कही गई है? किस ट्रांसफॉर्मर के लिए दोस्तों कही गई है? तो ये आपको कही गई है करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए। किसके लिए? करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है दोस्तों कि इसको हमेशा ना, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट करके रखना चाहिए। या तो कोई लोड लगा दीजिए, अब लोड लगा सकते हैं आप एम्पियर मीटर ही, वोल्ट मीटर तो लगाएंगे नहीं। या फिर दोस्तों आप लोड नहीं है आपके पास ना, तो कोई एक रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर दीजिए इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को। रेजिस्टेंस भी नहीं है तो एक वायर लीजिए, सिंगल वायर, और उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन खुला कभी मत करिए। अगर खुला कर दिए ना तो उसका दोस्तों जो कोर है ना, वो कोर फ्लक्स के साथ सेचुरेट हो जाएगा और वो कोर दोस्तों फट भी सकता है। इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कभी भी दोस्तों ओपन नहीं रखना चाहिए। और वहीं पर देखिए, जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है पीटी, उसको कहा जाता है कि इसको कभी दोस्तों शॉर्ट नहीं करना चाहिए उल्टा कहा जाता है ना। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि करंट ट्रांसफार्मर में ये बात कही गई है। वैद्युतिक परिपथ, सुनिएगा, वैद्युतिक दोस्तों जो परिपथ है ना, इसमें जो क्लीट वायरिंग है दोस्तों, इसमें स्लॉट किस पदार्थ से तैयार किया जाता है? अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो सिलेबस है कितना घिसा पिटा सिलेबस है। सिलेबस की औकात क्या है आपके सामने दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो होगा कि चाइना क्ले। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? चाइना के। चाइना क्ले से मतलब क्या है दोस्तों? चाइना से मतलब क्या है कि चीनी मिट्टी। क्ले से आपको पता है ना क्या होता है? क्ले
क्ले इंग्लिश वर्जन है, चीनी मिट्टी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपकी जो सिलेबस है दोस्तों कभी बदलती ही नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो रोज बदल रही है, रोज आगे बढ़ रही है। तो चीनी मिट्टी के स्थान पर दोस्तों आज के टाइम पर हम पीवीसी का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपका दोस्तों सही आंसर चीनी मिट्टी ही माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही सिलेबस में दिया गया है और इसी को आप करेक्ट करेंगे तभी आपको आंसर सही, इसका नंबर सही मिलेगा। रेड सॉइल का प्रयोग है दोस्तों वहां पर किया जाता है, जैसे कि देखिए रेड सॉइल में दोस्तों बाजरा की खेती बड़ा मस्त होता है, बाजरा बहुत अच्छी होती है, या फिर इससे प्योर है दोस्तों अगर रेड मिट्टी का कलर, तो फिर आप जैसे कि दलहन दोस्तों, दाल हो गया, दाल के अलावा जैसे दोस्तों आपका गेहूं हो गया है ना, दाल चना गेहूं, इन सभी का खेती दोस्तों बहुत अच्छा होता है रेड सॉइल से, लाल मिट्टी से होता है। अगर देखिए हल्का बलुई मिट्टी है तो आपका बाजरा होगा, प्योर लाल मिट्टी है दोस्तों दलहन तिलहन ये सब होता है ना। किसी 3 फेज बिल्कुल इंटरवल पर आ चुके हैं दोस्तों, क्लास का ये इंटरवल है, किसी 3 इनपुट नोर द्वार है दोस्तों, इसको द्वारा नहीं समझना है, क्या समझना है इसको, द्वार, किसी 3 इनपुट नोर द्वार का जो आउटपुट दोस्तों कब उच्च होता है, बड़े शिद्दत से इसको मैं समझाता हूं ताकि आपको दोस्तों आज के बाद ना इसके रिगार्डिंग दोस्तों कोई लफड़ा रखना ही नहीं है। देखना जो नोर है दोस्तों ये किससे तैयार होता है, जो नोर है दोस्तों ये तैयार होता है आपका नोट प्लस ओर से, किससे, नोट प्लस ओर से। सुनिएगा नोट की कहानी क्या है, नोट को दोस्तों हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि देखिए एक को आपको क्या समझना है दोस्तों, हाई समझना है, और 0 को ना निम्न समझना है। ये मैं आपको एक सिग्नल बता रहा हूं समझने का तरीका। तो देखिए इन्वर्टर क्या है कि अगर आप इसको इनपुट हाई देंगे ना तो ये आउटपुट दोस्तों क्या करेगा, उसको 0 में बदल देगा। अगर इसको 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट ये दोस्तों 1 में बदल देगा, इसीलिए इसको इन्वर्टर गेट कहा जाता है। और गेट में ऐसा नहीं होता है। और गेट में क्या होता है देखिए कि मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, यहां पर 2 स्विच लगा हुआ है ना, ये क्या है, 2 स्विच आपस में समांतर क्रम में कनेक्ट है इस प्रकार से, और यहां पर दोस्तों क्या है, एक लैंप है। इस लैंप को आपको जलाना है और इसको हमने एसी सप्लाई से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। चलिए 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिया, ठीक है ना। तो देखिए क्या है बेसिकली कि अभी दोनों स्विच ओपन है तो बल्ब हमारा जलेगा नहीं। जैसे ही एक स्विच को भी हम ऑन कर देते हैं तो ये आपका जो लैंप है ना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से ग्लो होने लग जाएगा। दोनों में से एक भी स्विच को आप चालू करेंगे ना तो भी आपका लैंप जल जाएगा। कहने का मतलब है कि और गेट में अगर एक भी इनपुट अगर हाई है तो भी आउटपुट आपको हाई मिलेगा। तो अब इसका सिंबल कैसा होता है, वो सिंबल आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बहुत स्टाइलिश सिंबल है इसका, ये देखिए इस प्रकार से सिंबल है, इसमें 2 इनपुट होते हैं। अब देखिए कैसे आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, उच्च आपको चाहिए ना, तो उच्च के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर दोस्तों दोनों यहां पर 0 यानी कि निम्न इनपुट मैं रखता हूं तो आउटपुट यहां पर क्या मिलेगा, निम्न ही मिलेगा। ये जो बबल्स है ना दोस्तों ये किसको बता रही है, ये नोट गेट को बता रही है। ये किसको बता रही है, नोट गेट को। नोट का काम क्या है कि 0 को किस में कन्वर्ट कर देना, 1 में कन्वर्ट कर देना, यानी कि लो को हाई में। तो यहां पर 0 मिला है तो आपको यहां पर आउटपुट क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 मिल जाएगा। 1 क्या है, तो 1 मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये हाई सिग्नल आपको समझना है। तो हाई यानी कि उच्च आपको कब प्राप्त होगा, जब दोनों दोस्तों कैसा इनपुट हो, जब दोनों इनपुट निम्न हो। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों अब आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। BIS के अनुसार प्राथमिक वितरक लाइन का मानक वोल्टेज दर कितना है, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार रहे। इसका कुछ अलग कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। आंसर तो आपके सामने हो जाएगा 11 केवी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों कि ये 2 तार है ना, इन 2 तारों के बीच में दोस्तों यहां पर जो इनके बीच में जो दूरी है ना, वो दूरी कितना होना चाहिए, ये आपके लिए दोस्तों ज्यादा मायने रखता है। वो दूरी कितना है, देखिए 11 केवी के लिए कितना होना चाहिए, 2 तारों के बीच की दूरी दोस्तों 35 से लेकर दोस्तों 60 सेंटीमीटर, कितना 35 से लेकर के 60 सेंटीमीटर का रेंज होना चाहिए। वहीं पर 66 केवी के लिए दोस्तों कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, कितना 170 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका 66 केवी के लिए। वहीं पर 132 केवी के लिए लिखना माय डियर 360 सेंटीमीटर, कितना 360 सेंटीमीटर। और 220 के लिए भी साथ लिखते चलिए 480 सेंटीमीटर, कितना 480 सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए है दोस्तों, ये 11 केवी के लिए है। 11 केवी के लिए कितना है,
35 से लेकर के 60 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, दो तारों के बीच में दूरी होनी चाहिए। और यही दोस्तों आपके लिए एक नई चीज था जो कल तक शायद आपको ना पता हो, लेकिन आज दोस्तों आप इस चीज से भी रूबरू हो चुके हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि दीप क्षमता की रेट क्या होती है। ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा आपके फेवर में क्वेश्चन आया है, बड़ा आसान भी है। ल्यूमेंस प्रति वाट, यानी कि कुल मिला के दोस्तों ये दक्षता के बारे में पूछ रहा है। दक्षता आउटपुट बटा इनपुट ही तो होता है। आउटपुट में हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, प्रकाश। और प्रकाश किस में होती है, ये दोस्तों ल्यूमेंस में होती है। प्रकाश किस में होती है, ल्यूमेंस में। और इनपुट दोस्तों जो पावर है वो पावर किस में होती है दोस्तों, पावर किस में, वाट में पावर होती है। तो जो इसका आंसर है ल्यूमेन प्रति वाट, इसका क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से मध्य टैपित परिणामित्र से दोस्तों आपको पूर्ण वेव संशोधक यानी रेक्टिफायर दोस्तों तैयार करने हेतु कितने अर्धचालक डायोड की दोस्तों आपको क्या है, जरूरत पड़ने वाली है। तो वो दो डायोड की, कितनी, वो दो डायोड की जरूरत पड़ेगी। एक डायोड कहां पर दोस्तों, ये हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं SWR में, और 6 दोस्तों यहां पर पड़ेगी, किसको पड़ेगी, जो 3 फेज रेक्टिफायर होती है ना। कितना, 3 फेज दोस्तों जो रेक्टिफायर होती है ना, उन्हीं में 6 डायोड लगते हैं। और इनका जो बेसिकली काम है वो क्या है दोस्तों, ये 3 फेज सिस्टम को, ये किसको, 3 फेज सिस्टम को दोस्तों कन्वर्ट करती है ये DC सिस्टम में। किसमें, DC सिस्टम से मतलब पावर से दोस्तों, आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। और जो 4 है दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर के लिए काम आते हैं। किसके लिए, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए काम आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन तो देखिएगा एक ही के बारे में पूछा गया था, लेकिन मैं सारा चिट्टा खोल दिया दोस्तों, पूरा ऑपरेशन आपके सामने खड़े कर दिया, है ना। ये कलम दोस्तों, ये कलम एक ऐसी दोस्तों हथियार है ना, ये कुछ भी कर सकती है। आपका किस्मत भी लिख सकती है, आपकी लाइफ भी बदल सकती है, ये कुछ भी कर सकता है दोस्तों। आपको इसकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी हार्ड वायर को दोस्तों अगर कटिंग करना है ना, इसके लिए दोस्तों जो सर्वाधिक किस प्लास का प्रयोग करना है ना, वो आपको क्या करना है, बताना है इस क्वेश्चन में। तो डायगोनल कटर का, किसका, डायगोनल कटर का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए स्लिप ज्वाइंट प्लास, कैनवस प्लास, डिजिटल नोज प्लास, ये सब आपके काम में नहीं आते हैं, है ना। स्लिप ज्वाइंट प्लास ये होता है कि जैसे देखिए डायगोनल कटर होता है ना, डायगोनल कटर का जो जबड़ा होता है दोस्तों, अगर आप खोलेंगे तो थोड़ा सा खुलता है, लेकिन इन सभी प्लास है, स्लिप ज्वाइंट प्लास है ना, इसको अगर आप खोलेंगे तो बहुत अधिक खुल जाता है जबड़ा। यही इसकी क्या है, एक विशेषता है। तो आंसर आपके सामने खड़ी है डायगोनल कटर प्लायर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों आपके सामने हुआ और 1 नंबर आपके हवाले भी हो गया। किसी एल्यूमिनियम केबल को, सुनना प्यार से सुनना दोस्तों, किसी जो एल्यूमिनियम दोस्तों क्या है, केबल्स है, इसको हम हार्ड ड्रॉन कॉपर से जोड़ने के लिए उपयुक्त कर्डक, सुनिएगा कर्डक का मतलब क्या है दोस्तों, लक्स से है। किससे है दोस्तों, लक्स नहीं, लग्स, किससे दोस्तों है, लक्स है। तो किसकी पहचान करिए, वो कौन सा है दोस्तों, आपका बाई मेटेलिक लक्स है। कौन सा है, बाई मेटेलिक कर्डक है। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों मान लीजिए कि ये 2 तार है ना, इस तार में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एल्यूमिनियम पर दोस्तों लक्स लगा हुआ है, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, एक केबल है, इसको आपस में ज्वाइंट करना है तो दोनों तरफ लक्स लगना जरूरी है ना। इसमें लक्स लगा हुआ है एल्यूमिनियम का, तो हम दोस्तों कॉपर वाला लक्स इसमें लगा के ज्वाइंट कर सकते हैं। मेल फीमेल जो लक्स होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि फीमेल के अंदर मेल वाला जो लक्स होता है ना, उसको घुसा करके दबा दिया जाता है और ये फिक्स हो जाता है। पिन टाइप कर्डक जो है, लक्स है, ये दोस्तों लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, और जो हाई वोल्टेज के लिए दोस्तों यूज करने वाला इसमें कोई सा भी लक्स नहीं है। घरेलू उपकरण तथा मशीनों के लिए, सुनिएगा घरेलू उपकरण है चाहे दोस्तों मशीनों के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है, पहचान करके आपको बताना है। कुछ नई चीजें देने वाला हूं, सुनिएगा आपको। ये दोस्तों इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ना, राउंड फ्लेक्सिबल युक्त केबल। अरे यार आपको पता होगा कि आप चाहे ITI करके ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर बिना किए ही देख रहे होंगे, फिर भी आपको पता होगा आपके घर में जो वायरिंग होती है, लैंप वैम्प जलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, जो भी वायर यूज करते हैं बड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। जहां से आपको मोड़ना है ना, वहां से आप उसको मोड़ सकते हैं, है ना। तो इसका फ्लेक्सिबल राउंड फ्लेक्सिबल युक्त केबल इसका सही आंसर होगा। और कॉक्सियल केबल का यूज कहां पर करते हैं, देखिए जैसा कि दोस्तों आप जैसे कि टीवी इंस्टॉल कराते हैं, क्या कराते हैं आप, टीवी इंस्टॉल कराते हैं, तो टीवी में क्या क्या होता है, देखिए एक तो होता है दोस्तों एंटीना, एक होता है एंटीना, दूसरा होता है
सेटअप बॉक्स। क्या होता है? सेटअप बॉक्स। तो सेटअप बॉक्स और एंटीना, इन दोनों को दोस्तों अगर आपको आपस में कनेक्ट करना है ना, तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपको इस कोक्सियल केबल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? कोक्सियल केबल का। एनएम केबल का मतलब होता है कि दोस्तों नॉन मेटेलिक केबल, और इसका यूज जो है ना वो किया जाता है दोस्तों नमी वाले स्थानों में। कहां पर? नमी वाले स्थानों में इसका यूज किया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ट्विस्ट जोड़ा केबल क्या होता है? जैसे कि कोई केबल है 6 कोर की, तो दो दो तार को आपस में दोस्तों ट्विस्ट कर देते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, वही कहलाता है आपका ट्विस्ट जोड़ा केबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों अपने मन को संजो के रखिएगा दोस्तों, वो काम आने वाला है। अगर आप इस पूरे क्लास को देखते हैं ना, तो बेसिकली दोस्तों कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाएंगे। यदि ऑपरेटिंग के समय दोस्तों, ऑपरेटिंग के समय ही शंट मोटर्स की क्षेत्र कुंडल बाहर हो जाए, तो मोटर की नई स्पीड कैसे होगी? प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको बताना हूं, फिगर के साथ बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये क्या है? आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग। और यहां पर दोस्तों ये क्या है? आपका ये है आपका ब्रूस है ना, कार्बन ब्रूस। और यहीं पर इस प्रकार से सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाती है ना। यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से आप क्या देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। ये डीसी सप्लाई दोस्तों यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है। मान लीजिए डीसी सप्लाई कोई करंट आ रही है ना, मैं इसको ए नहीं आई लिख देता हूँ। ये है आई करंट। ये करंट यहां से दो ब्रांच में क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। मान लीजिए कि अगर यहां से दोस्तों ये टूट गया तार, तो क्या होगा कि फ्लक्स 0 हो जाएगी। आपको पता है ना, एन समानुपाती 1 फ्लक्स होता है। अगर भैया ये बताइए मुझे, आपकी फ्लक्स अगर 0 हो गया तो एन क्या है? मोटर का, रोटर का आरपीएम है। तो शाफ्ट दोस्तों उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी ना, इसीलिए इसका स्पीड क्या हो जाएगा? भयावह हो जाएगा। अगर यहीं पर सीरीज मोटर होता तो क्या होता? मोटर को सप्लाई ही ना मिल पाती, जिससे मोटर को सप्लाई अगर नहीं मिल पाती दोस्तों, तो क्या होता? वो मोटर ऑन ही नहीं होती। तो यही कारण है दोस्तों, मोटर को ना आप समझते चलिए, मोटर को ना बिल्कुल सुनना है आपको, बस सुनना है दोस्तों, मोटर को आपको सुनना है, और प्रैक्टिकल तो जॉब में आपको करने को मिलेगा। ठीक है, इन मशीनों में से कौन सी वैद्युतिक आवेश को यांत्रिक आवेश में बदलाव ला सकती है? ऐसा कौन सा मशीन है जो दोस्तों ये काम कर सकती है? वो ये दोस्तों ये एकमात्र मोटर है, ये जो यही काम कर सकती है, जो इस ऑप्शन में दिया गया है। तुल्यकालिक मशीन इसका करेक्ट आंसर है। वैद्युतिक जनरेटर क्या करते हैं दोस्तों? ये दोस्तों यांत्रिक आवेश को, ये किसको? ये दोस्तों यांत्रिक जो आवेश है ना, इस यांत्रिक आवेश को कन्वर्ट कर सकती है किसमें दोस्तों? वैद्युतिक आवेश में। किसमें? वैद्युतिक आवेश में ये क्या कर सकती है? कन्वर्ट कर सकती है। वैद्युतिक आवेश अगर मैं कहूं दोस्तों क्या है, सुनिएगा मेरी बात को, ये दोस्तों आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट। और ये दोस्तों इसका क्या है? इनपुट है। देखिए जो छोटा जनरेटर होता है दोस्तों, जो घरों में यूज किया जाता है, उसको हम क्या करते हैं? उसके पुली को दोस्तों घुमाते हैं। उसको क्या करते हैं? हम घुमाते हैं, तो वो मैकेनिकल पावर है। वही दोस्तों आपका इनपुट है मैकेनिकल पावर, और जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलती है, पावर मिलता है डीसी, वो दोस्तों क्या है? वो आउटपुट है और वैद्युत पावर है वो, है ना। इन्वर्टर क्या करता है? सुनिएगा दोस्तों, ये भी पावर कन्वर्जन में ही काम आता है। ये दोस्तों ये क्या करता है? डीसी टू एसी करता है। ये क्या करता है? डीसी टू एसी। देखिए डीसी भी दोस्तों क्या है? एनर्जी है, और एसी भी एनर्जी है, लेकिन यहां पर भी तो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भी एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल, दोनों तो एनर्जी का ही पार्ट है। लेकिन दोस्तों देखना, यहां पे वर्जन चेंज हो रहा है ना, यहां मैकेनिकल वर्जन आ गया और यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्जन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल वर्जन ही यहां पर दोस्तों कन्वर्जन हो रहा है ना। और वहीं पर आप देखते हैं कन्वर्टर दोस्तों क्या करता है? ये एसी टू डीसी करता है। ये क्या करता है? एसी टू डीसी। बड़ा दोस्तों मस्त सवाल पूछा गया था ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीसी सोर्स अवयव में ट्रिकल आवेशन क्यों किया था? हाँ, ये क्वेश्चन जरूर दोस्तों आपको कुछ बताएगा। देखिए इसमें जो आवेशन है दोस्तों, वो ट्रिकल वाली जो आवेशन है वो क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है। तो आवेश का दोस्तों जो लाइफ टाइम है ना, जीवन काल बढ़ाने के लिए। कैसे जीवन काल बढ़ता है? सुनना, जो दोस्तों बैटरी की प्लेट होती है ना, एक होता है दोस्तों पॉजिटिव, दूसरा होता है क्या? निगेटिव। इन प्लेट्स पर होता क्या है दोस्तों कि इनके चारों तरफ इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाता है? इनके दोनों तरफ ना PbSO4, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं दोस्तों लेड सल्फेट की क्या बन जाती है? यहाँ पर परत जम जाती है। और ये क्या करता है बेसिकली दोस्तों? इसका जो IR होता है दोस्तों, जिसको हम IR का मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं समझना है आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कि
इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस दोस्तों वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और आपको पता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया ना तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो उत्पन्न वोल्टेज है ना वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, ड्रॉप हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे इसकी दोस्तों जो कैपेसिटी है यानी कि जो इसकी दोस्तों दक्षता है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी निम्न हो जाएगी, है ना। तो जीवन काल बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिकल चार्जिंग करना पड़ेगा। फिर देखिए इस सभी को यानी कि ये जो लेड सल्फेट की परत जमी है ना दोस्तों, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्किंग बूस्टर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, लिखिएगा मिल्किंग बूस्टर। इसको क्या किया जाता है दोस्तों, मिल्किंग बूस्टर किया जाता है ना, मिल्किंग बूस्टर। ये मिल्किंग बूस्टर किस चिड़िया का नाम है ये दोस्तों, ये मिल्किंग बूस्टर और कुछ नहीं दोस्तों, ये एक डायनामो है। ये क्या है, ये एक डायनामो है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी के साथ कर दिया जाता है। फिर दोस्तों लेड सल्फेट जो परत है ना वो अपने आप छोड़ देती है, कम हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका है कि ट्रिकल चार्ज कर दो, और ट्रिकल चार्ज की कंडीशन भी दोस्तों है कुछ कि इसमें जो करंट है ना वो दोस्तों 20% करंट ही इसमें क्या किया जाता है, 20% करंट दे करके इसको हम चार्ज करते हैं, है ना। तो देखिएगा ये सल्फेशन, जो सल्फेशन आपने सुना होगा दोस्तों एक फॉल्ट, वही सल्फेशन फॉल्ट यहां पर हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारी मंजिल है दोस्तों, जो हमारा आज का टारगेट था ना उस टारगेट तक हमने पहुंच चुका है, हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन का बोल है कि जो निम्नलिखित में से किसी केबल का जो IR टेस्टिंग के लिए दोस्तों किस उपकरण को काम में लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा दोस्तों मेगा ओम मापी। मेगा ओम मापी दोस्तों एक ऐसा मीटर है ना जो हमेशा दोस्तों मेगा ओम में ही मापता है। केवल आपको अगर ओम मापना है ना तो केवल दोस्तों ओम मापना है तो ओम मीटर का प्रयोग करेंगे, मेगा में ओम मापना है तो मेगा ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। इसका दोस्तों जो नाम है और ना उसको हम क्या मेगर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। 250 वोल्ट, सुनना 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट और 2500 वोल्ट, और दोस्तों ये 5000 वोल्ट पावर जनरेट कर सकती है। इसके अंदर ना एक क्या होता है, यहां पर लिखता हूं दोस्तों, इसके अंदर ना एक क्या होता है, डायनामो होता है। क्या होता है दोस्तों, डायनामो होता है। ये डायनामो क्या करता है, डीसी सोर्स उत्पन्न करता है। और जैसे कि देखिए जो 250 वोल्ट जनरेट करेगी ना दोस्तों तो ये 50 मेगा ओम माप पाएगी, है ना। अगर 5000 वोल्टेज जनरेट करेगी तब दोस्तों ये 1 लाख मेगा ओम, कितना दोस्तों, 1 लाख मेगा ओम। अब 1 लाख और मेगा में दोस्तों 6 जीरो और जोड़ लीजिए, फिर देखिए कितना प्रतिरोध को ये माप सकती है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों आप अनंत कह दीजिए। अगर 5000 वोल्ट दोस्तों डायनामो जनरेट कर रही है, मैगर जो है अगर वो 5000 वोल्ट डीसी जनरेट कर रही है तो वो अनंत प्रतिरोध को माप, अनंत मतलब कि प्रतिरोध को माप सकती है ना। फिर देखिए रोटामीटर से आप क्या माप सकते हैं, तो रोटामीटर से दोस्तों आप जो द्रव है दोस्तों, द्रव की स्पीड को माप सकते हैं। यानी कि कोई ट्यूब है, उस ट्यूब में दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में ना पानी प्रवाह हो रहा है, इस प्रकार से पानी दोस्तों प्रेशर के साथ बह रहा है, तो कितना स्पीड से बह रहा है वो कौन मापेगा दोस्तों, वो रोटामीटर मापेगा। और मेगा विभव मापी से आप क्या माप सकते हैं दोस्तों, आप अल्ट्रा वोल्टेज माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं आप, अल्ट्रा वोल्टेज माप सकते हैं, है ना। अल्ट्रा वोल्टेज का मापन करना है तब दोस्तों आप इसका प्रयोग करेंगे, मेगा विभव मापी। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ये वोल्ट मीटर ही होता है जो 220, सुनना, जो 220 किलो वोल्ट तक की दोस्तों वोल्टेज को यह क्या कर सकती है दोस्तों, ये माप सकती है, इतना पावरफुल होता है ना। तो इसका जो आंसर है क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसका अगर दोस्तों आप ना तुरंत टेलीग्राम पर पीडीएफ पाना चाहते हैं ना तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, निमी टेक्निकल क्लासेस को जो चैनल है टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन करिए, और इस क्लास को दोस्तों एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट ना मैं रोजाना आपको देने वाला हूं और देते हुए आ रहा हूं, है ना। जब तक दोस्तों आपको मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मैं भी यही सोचूंगा दोस्तों कि मुझे भी मंजिल नहीं मिला है, और मैं आपसे दोस्तों कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए दोस्तों तत्पर खड़ा हूं, है ना। तो चलिए एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और कल लौट कर फिर से आपको इसी संघर्ष की दुनिया में आना है और कलम से क्रांति मिल करके करना है। तो चलिए दोस्तों, आपके जो माँ बाप का सपना है, जो उनके दिलों में जो आपके प्रति अरमान है, उस अरमान को पूरा करने की जिम्मेदारी और वक्त आ चुका है, और उसका दोस्तों पूरा श्रेय जाता है आपके ऊपर। आप ही उनके इस सपनों को दोस्तों एक उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं इसी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का जो
पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से कल आएंगे। इसका दूसरा एपिसोड लेकर मैं आप सभी के बीच बहुत ही जल्द उपस्थित होने वाला हूं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।